ओके। देखो मेरे हाथ में ये सैंपल पेपर है, जिसको तुम मॉडल पेपर भी कह सकते हो, जो कि हमने तुम लोगों को बना के दिया था, ठीक। और हम ये कहे थे कि सबसे पहले फुर्सत में क्या करना है, तुमको इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके जाना है, ठीक है। मॉडल पेपर में ऐसा नहीं हम ये कह सकते कि जो क्वेश्चन दिया गया हो बहू वही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है कि इसमें से क्वेश्चन रहेगा, है ना। अच्छा खासा क्वेश्चन तुमको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट में और भी मॉडल पेपर है, ठीक है। तो भाई तुमको क्या करना है, इसमें के बच्चे को शिकायत ये था कि सर क्वेश्चंस का आंसर भी हमको जो दे देते तो अच्छा होता। और यकीन मानो यार, जो बंदा ये सवाल करता है ना कि सर इसमें जो भी आपने क्वेश्चंस दिया है उसका हमें आंसर चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या बताए, हमें बहुत अजीब लगता। अजीब क्यों लगता? क्योंकि यकीन मानो यार, हर क्वेश्चंस का जवाब कॉपी में है, लेकिन तुम में अगर इतना भी क्लेवर नहीं है ना, तुम में इतना भी समझ अगर नहीं है कि तुम क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद तुम ये अंदाजा लगाओ कि क्वेश्चंस किस चैप्टर का है, उस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन किस टॉपिक का है। अगर तुम इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे, इसका मतलब तुमने फिर क्या किया। तुम जो 10 महीना 15 महीना जो भी तुम पढ़ाई की 11th-12th में, और तुम खुद को इस लायक नहीं बना पाए हमारे यहाँ रह करके, वो भी है ना, जो कि हम हर दिन हर 2 दिन पे तुमको समझाती रहते थे कि देखो पढ़ाई कैसे करना है, नोट्स कैसे तैयार करना है, कॉपी में चीज़ों को तरीके से लिखना है, और हर चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने वाला चैप्टर था पॉलीमर, है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इवन कि हम उन सब टॉपिक को भी, उन सब चैप्टर को भी जो रटने वाला होता है उसको भी हम तुम लोगों को क्या किए, समझाने की कोशिश किए, है ना। और जब समझ में आ जाता है ना बात, तो फिर तुम्हें क्या करना होता है कि जो जो क्वेश्चंस तुमको दिया गया है मॉडल पेपर के अंदर, सारे का आंसर कॉपी के अंदर मौजूद है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, बच्चा आके बोलता है कि सर क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा है, हम आंसर लिख नहीं पा रहे, समझा हुआ लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। भाई तो कॉपी देख लो ना, कॉपी में तो सब कुछ है ना लिखा हुआ, कि नहीं लिखा हुआ है। लेकिन चलो अब क्या करें, इस माहौल में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे ये भारी समस्या बच्चों में देखने को मिलता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई 20 जो है ना, जैसे बिहार बोर्ड 20 क्वेश्चन पूछता, 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन, तो हमने भी क्या किया है, 20 क्वेश्चन दिया है इसके अंदर, ठीक। लेकिन 20 में से जो मैक्सिमम क्वेश्चन से हम क्या सॉल्व करके बताएं, हम लॉन्ग में हाथ लगा सकते हैं, हम लॉन्ग पे थोड़ा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो 20 क्वेश्चन दिया गया शॉर्ट क्वेश्चन, तुम उसको एक बार देख लो, हम पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में हाथ नहीं लगाएंगे। तुम लोग को क्या करना है कि मैं पर्सनल मैसेज करना है हमको, ठीक है, कि शॉर्ट क्वेश्चन जो 20 तुमको दिया गया, उस 20 क्वेश्चन में वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हम तुमको डिस्कस कर दे बोर्ड पे आकर के। चूंकि देखो जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, है ना, कि जब हम किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल ना उड़ने वाले सॉल्यूट को ऐड करते हैं, मिला देते हैं, तो वेपर प्रेशर क्यों घट जाता है। भाई मेरा कॉपी देख लो, इवन के जो हम वीडियो बनाए थे आज से 1 महीना पहले, जो हम वीडियो अपलोड कर रहे थे यूट्यूब पे, हमने ऑलरेडी उस वीडियो में इवन के क्लास में 1 बार 2 बार क्या किया, अच्छे से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, हम लिखा भी चुके हैं इसको, है ना। तो क्या लिखा है, क्या फिर हम तेबारा चौबारा लिखाएं क्या, बताओ ना, 3 टाइम्स 4 टाइम्स लिखाएं क्या इसको, एक ही चीज को। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज फ्राइडेज लॉ। अब फ्राइडेज लॉ अगर पूछेगा तो हम इसमें मेंशन नहीं किएंगे फर्स्ट लॉ की सेकंड लॉ, तो हमें दोनों लॉ पढ़ के जाना है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर लिखने के लिए पूछेगा तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों तुमको करके जाना होगा, ठीक। तो क्या लग रहा है, फ्राइडेज लॉ को डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को क्या शिकायत मालूम, सर फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे टफ चैप्टर हमको लगा मालूम कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसा बच्चा बोलता है। और ऐसा हमने भी क्लास में कहा था कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर थोड़ा बढ़िया चैप्टर है, इसको टफ चैप्टर तो नहीं कहेंगे, कंसेप्चुअल चैप्टर कहेंगे, इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा होता है। लाइक एक एनिक इक्विलिब्रियम जो कि 11th में आता है,
वो बच्चों को टफ लगता है, और दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों को टफ लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है फैराडेज लॉ। तो चलो हम ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में हाथ तो लगाने वाले थे नहीं, लेकिन हम डिस्कस कर देते हैं। बाकी तुमको मैसेज के थ्रू बता देना है जिस बच्चे को पर्सनल प्रॉब्लम होगा कि 20 जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर दे, है ना। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन तुम यूं ही लगा सकते हो बैठे बैठे, हम लगवा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कॉपी के अंदर करवा चुके हैं, सब कॉपी में लिखा हुआ है। इनकेस अगर तुम क्लास मिस की हो, बैकलॉग लग गया तुम्हारा, ठीक है, तो तुम हमको मैसेज कर देना कि सर ये क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए, हम कल कर देंगे। आज हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर देते हैं। चूंकि ये क्वेश्चन कहाँ का, ये क्वेश्चन है फैराडेज लॉ का, ठीक। अब फैराडेज लॉ का तो थोड़ा बच्चे को टफ लगता, लेकिन टफ तो कुछ है भी नहीं। फैराडेज लॉ क्या है, बहुत आसान, देखो हम बता देते क्या है। तो फैराडेज लॉ अगर पूछा है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ को डिस्कस कर देते हैं कि व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ, फिर हम सेकंड लॉ पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो ये क्या कहता है, कहता है कि The amount of chemical substance, जो लैंग्वेज हम बोर्ड पे लिखा रहे हैं ना, सेम लैंग्वेज तुमको कॉपी में लिख करके हम दे रखे हैं। The amount of chemical substance, the amount of chemical substance which is deposited, डिपोजिट का मतलब क्या होता है भाई, जमा होना, इकट्ठा होना, ठीक है। The amount of chemical substance which is deposited at electrode is directly proportional to the amount of charge, या तुम इसी को बोल सकता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तुम चार्ज कह दो या इलेक्ट्रिसिटी कह दो, क्योंकि चार्ज का फ्लो ही क्या होता है भाई, करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो चार्ज का फ्लो ही करंट का फ्लो है। द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलैटिक सॉल्यूशन, ठीक है। बस ये लिख के आना है, यही फैराडेज फर्स्ट लॉ है। हम समझा देते ये कहना क्या चाह रहा, ठीक है। याद करो भाई, फैराडेज लॉ कहाँ पे आया था, इलेक्ट्रोलिसिस में आया था। और इलेक्ट्रोलिसिस जो फेनोमेनन है वो कहाँ पे होता, वो एक डिवाइस में होता। उस डिवाइस का नाम क्या था, इलेक्ट्रोलैटिक सेल था, है ना, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रोड में होता। दोनों का दोनों जो रॉड है जिसको तुम इलेक्ट्रोड बोलते हो, वन ऑफ देम इज कैथोड एंड अनदर विल बी एनोड। इसमें से एक कैथोड होता, दूसरा क्या होता है, एनोड होता। तो दोनों का दोनों क्या होता ना, एक ही कंटेनर में, एक ही वेसल में होता, ठीक। तो हम इसको बैटरी से जोड़ देते इस तरीके से, प्लस और माइनस टर्मिनल, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब तुम इसको क्या बोलोगे, इसको तुम बोलोगे एनोड, है ना, इसको तुम क्या बोलोगे, कैथोड, क्या बोलोगे, कैथोड, है ना। इलेक्ट्रोलैटिक सेल है भाई, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जस्ट उल्टा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, एनोड पे नेगेटिव चार्ज था, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज था। और ये इलेक्ट्रोलैटिक सेल नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, ये इलेक्ट्रोलैटिक सेल है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, दोनों रॉड अलग अलग कंटेनर में रखा गया था। ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, इसमें दिया गया कि रैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल 5 नंबर वाला में है, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको तुम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, है ना। लेकिन अभी इलेक्ट्रोलैटिक सेल पे आ जाओ। अब बताओ क्या हुआ था, इसमें तुमने क्या डाल दिया था, इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया था। कोई सॉल्ट हो सकता, सॉल्ट सर, इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो क्या, केटायन भी होगा और एनायन भी होगा, ए प्लस और बी माइनस, ठीक है। तो ए प्लस और बी माइनस, केटायन भी है और एनायन भी है, केटायन भी है और एनायन भी है, ठीक है। अब तुम जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तुमने बैटरी से इसको जोड़ दिया, तुम जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा, आयंस का माइग्रेशन होगा, आयंस का मूवमेंट होगा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ केटायन किधर भागेगा, कैथोड की तरफ, एनायन किधर भागेगा, एनोड की तरफ। और क्यों भागेगा, जब वो रॉड पे जाएगा, इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो वहां जाके क्या होगा, डिपॉजिट होगा, वो वहां जाके वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज हो जाने के बाद वो डिपॉजिट होगा, उस पर जाके जमा हो जाएगा रॉड पे, ठीक है। तो देखो भाई, तो ये ए प्लस क्या हो रहा है, जाके बैठ रहा है किस पे, कैथोड पे, केटायन, और एनायन कहाँ जा रहा है, एनोड पे। तो जितना ज्यादा तुम इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे,
है ना। जितना ज्यादा चार्ज का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा केमिकल सब्सटेंस क्या होगा, रॉड पे जाके, इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ये तो फैराडेज फर्स्ट लॉ है। The amount of chemical substance which is deposited, amount chemical substance का केटायन भी हो सकता है, वो एनायन भी होगा, दोनों होगा। The amount of chemical substance which is deposited, जो कि डिपोजिट होता, जो कि जमा होता इलेक्ट्रोड पे, रॉड पे, वो क्या होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलैटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलैटिक सॉल्यूशन से होकर के तुम जो बैटरी से जोड़ के इसमें चार्ज पास करवाए, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए हो, उसी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो देखो अमाउंट का मतलब क्या, अमाउंट ग्राम में, अमाउंट किसमें लेना है, ग्राम में। तो क्या बोलेगा, वेट, वेट मतलब क्या, अमाउंट, क्या एमएल में नहीं भाई, अमाउंट ग्राम में लेंगे। मात्रा, कितना मात्रा, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम। तो अमाउंट का मतलब वेट हो गया, मास हो गया। तो वेट है ना किसका, केमिकल सब्सटेंस का, जो कि रॉड पे जाके बैठा है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चार्ज के, किसके भाई, चार्ज के, क्यू के, क्यू मतलब चार्ज, है ना। अब यहां से तुम प्रोपोर्शनल को हटा दो तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट z आया था, तो ये बन गया W इक्वल टू जेड क्यू, W इक्वल टू जेड क्यू। अब यहाँ जो z कांस्टेंट है वो एक खास कांस्टेंट है, इसका अपना एक नाम है, खास नाम है। वो नाम क्या है, नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल, इस कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Q क्या है, Q है चार्ज, W क्या है, अमाउंट, है ना। तो भाई ये सब तुमको खुद से लिखना होगा, Q छोड़ हम नहीं लिखेंगे, तुम लिख लेना, ठीक है। Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, W क्या है, अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन ग्राम, इन ग्राम, ओके। चलो, तो यही फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब तुम क्या कर सकते हैं ना, Z है, अब जो Q है तो फिजिक्स में पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि Q इक्वल टू क्या होता है, IT, Q इक्वल टू IT, तो W इक्वल टू जेड क्यू कह दो, या W इक्वल टू तुम ZIT कह दो, बात बराबर, ठीक है। ये फैराडे फर्स्ट लॉ है। अगर शॉर्ट में पूछेगा 2 नंबर में कि फ्राइडे फर्स्ट लॉ के बारे में लिखने के लिए तुम इतना ही लिख के आएगा, इससे ज्यादा लिख करके नहीं आएगा, ठीक। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कौन सा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये भी तुमको पढ़ के जाना है, कॉपी में जरूर देखना, ये सब क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड का पूछा भाई। क्वेश्चन बैंक भी तुमको पढ़ना है, पहले इसको पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तुम देख लेना क्या था, है ना। हम पूरे का पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ाएंगे भाई, जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर देते हैं। बाकी के लिए तुम कॉपी का क्या करो, सहारा, तुम्हारा कॉपी ही सहारा है ना। तुमको 80% 90% चाहिए तो कॉपी को पकड़ो भाई, और सिर्फ जस्ट तुमको फर्स्ट करना है 60%, 62%, 65%, तो तुमको क्या करना है, ये सब रट के जाना है, क्वेश्चन बैंक तुमको पढ़ के जाना है। 60%, 65% बहुत हुआ, 70% आ जाएगा, लेकिन बार बार कहते हैं कि 80%, 90% में जाना है, तो फिर तुमको कॉपी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये था फ्राइडेज फर्स्ट लॉ। अब आते फ्राइडेज सेकंड लॉ पे। अब देख लो फ्राइडेज सेकंड लॉ क्या कहता है, फ्राइडेज सेकंड लॉ। तो फ्राइडेज सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, है ना। फर्स्ट लॉ तुम देख लिए, अब देखो फ्राइडेज सेकंड लॉ। पहले हम लिख देते फिर हम समझा देंगे क्या बोलता है। देखो, कहेगा कि when same electricity is passing through is passing through the number of electrolytic cell, then the mass deposited then the mass deposited at electrodes will be in the ratio of their equivalent mass। तो ये है फ्राइडे सेकंड लॉ, है ना। ये है फ्राइडे सेकंड लॉ। जब हम तुमको क्लास में पढ़ाए थे ना, वहां पे फ्राइडे फर्स्ट लॉ, फ्राइडे सेकंड लॉ, सब पे न्यूमेरिकल्स भी लगवाए थे। क्या फायदा हुआ बताओ, कितना मेहनत किए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन का तुमको असाइनमेंट दिया गया था, और अच्छे खासे क्वेश्चन पे चर्चा किया गया था, न्यूमेरिकल को डिस्कस किया गया था, लेकिन उसका फायदा रत्ती भर भी हुआ।
कितना तुमने याद रखा प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके? कुछ भी नहीं, है ना? क्या लेवल तुमको दिए थे फिजिकल केमिस्ट्री में, तुम आकाश जाओ कि आर्यन जाओ, क्या ही तुमको उससे ऊपर लेवल मिल जाएगा जो हमने तुमको ऑलरेडी दे दिया। लेकिन फायदा क्या हुआ उसका? लास्ट में आके तो देख लो क्या करना पड़ रहा है, झोला छाप वाला काम, है ना? और तुम लोग क्या करोगे? हमें झोला छाप वाला टीचर बना के रहोगे, है ना? आज तक तुम बचते आए हैं, इन फालतू चीजों से बचते आए हैं। इस टाइप का काम करना, गेस्ट क्वेश्चन बांटना, क्रैश कोर्स देना, हमने कभी नहीं किया ये सब, कभी करना चाहा ही नहीं। लेकिन पिछले 2 साल 3 साल से हम कर रहे हैं, वजह तुम ही हो, है ना? करना पड़ रहा है, नाका 5 का माहौल ही ऐसा है। यहाँ पे तो टीचर लोग गेस्ट क्वेश्चन बांट के और क्रैश कोर्स दे के प्रॉड फील करता है ना? मेरा गेस्ट टकरा गया, अरे भाई बच्चे को कॉपी पढ़ाओ ना, है ना? अगर पैटर्न चेंज भी किया तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चे को? बच्चा फंडामेंटली स्ट्रांग तो होगा, वो नीट और जेईई का प्रिपरेशन अच्छे से तो कर पाएगा, है ना? अब बहुत गेस्ट क्वेश्चन टकरा गया जो सब बोलता रहता है ना और प्राउड फील करता रहता है ना, तो बच्चे को क्या कर रहा है? वो हैंडीकैप बना रहा है। जाहिर सी बात है, बच्चा आपके पास 10 महीना पढ़ा, ये 10 क्वेश्चन के लिए, 20 क्वेश्चन के लिए पढ़ा वो, ये बच्चा ही ऐसा तो क्या करेगा? टीचर भी मजबूर है। लेकिन हम तो ईमानदारी से पढ़ाते हैं क्लास में पूरा का पूरा। जो बच्चा ठीक है 100 में 10 ही बच्चा पढ़ने वाला है वो तो तरीके से पढ़ाए, है ना? लेकिन 90 बच्चे को तो बस यही चाहिए। और यकीन मानो बिल्कुल गलत तरीका है ऐसे पढ़ाई करना, बिल्कुल गलत तरीका है। बोर्ड निकाल लेना कौन सी बड़ी बात है रे भाई? एमएससी निकालने वाला पानी पूरी बेच रहा आज के डेट में, तुम क्या कर लेगा बोर्ड निकाल करके? कंपटीशन के लिए पढ़ना था, तरीके से पढ़ाई भी थे, मेहनत भी किए थे, और लास्ट में आके क्या करवा रहे हो? क्वेश्चन आंसर। जबकि हर एक चीज कॉपी में समझा के लिखा हुआ है, हर एक टॉपिक पे जेईई और नीट लेवल का न्यूमेरिकल्स करवा दिया गया है, उसके बाद ये हालत है। तो भाई, है ना, चिंता का विषय है। कभी अकेले बैठा करो तो सोचा करो हमने क्या किया 10 महीना 15 महीना सर के पास रह के। यही 10-15 क्वेश्चन रट के जाने के लिए तुम काम किए थे 10-15 महीना। देखिए यहाँ पे अब बोलेगा सर जब भी आप ऑनलाइन आते हरका देते हैं सर, पढ़ाते कम है हरकाते ज्यादा है, काम ही ऐसा करते हो। देख, when same electricity is passing through the number of electrolytic cell, then the mass deposited at electrode, then the mass of chemical substance deposited, है ना? यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज बुरा नहीं है, इतना भी तुम लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे इसको जोड़ लो कि द मास ऑफ केमिकल सब्सटेंस डिपोजिटेड, ठीक है? मास किसका? केमिकल सब्सटेंस का, ठीक है? देन द मास ऑफ केमिकल सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास, है ना? अगर तुमसे इक्विवेलेंट मास पूछ लिया जाए क्या होता और कैसे इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाता, तो क्या तुम बता पाओगे? कुछ बच्चे को छोड़ के एसिड का इक्विवेलेंट मास पढ़ाए थे, बेस का इक्विवेलेंट मास, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास पढ़ाए थे। कितना बच्चे को याद है? पूछो, खुद से जवाब आएगा। तो when same electricity is passing through the number of electrolytic cell, then the mass of chemical substance deposited at electrode will be in the ratio of their equivalent mass। क्या हुआ सर इसका मतलब क्या हुआ? देख भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है? और हमने क्या किया है कि सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से होकर के सेम इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, ठीक है? तो जब सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दो भी मतलब एक से ज्यादा, 2 3 4 5 तुम जितना लेके आना चाहते लेके आ जाओ। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से होकर के सेम इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होने वाला जो केमिकल सब्सटेंस का क्या होता? मास होता, वेट। केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम चीज, ठीक है? फिजिक्स में अलग होता है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से होकर के सेम इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट होने वाले केमिकल सब्सटेंस का जो मास होता है वो उसी केमिकल सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता है ना? उसी
केमिकल सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता। देखो कैसे, मान लो कि हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए, तुम चाहो तो तीन भी ले सकते हो। तो मान लो इस वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड पे केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है उसका मास कितना है, W1 है। सर मास है तो M1 लिखिए ना, M1 स्मॉल m लिखिए ना, स्मॉल m से मास अच्छा लगता है। भाई तुम लिख सकते हो, हम मना नहीं करेंगे। हम बार बार कह रहे केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों को सेम मान के काम करो, मास कह दे या वेट कह दे बात बराबर, ठीक है। तो मान लो कि इस वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो केमिकल सब्सटेंस जाके रॉड पे जमा हुआ है उसका मास कितना, W1। इस वाले में कितना, W2। इस वाले में कितना मान ले, W3। चौथा रहेगा W4, W5, इस तरीके से। तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, W1:W2:W3 क्या होगा, उसी केमिकल सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। मतलब कि E1:E2 और ये E3 बराबर होगा। इसी को क्या बोलते हैं, फ्राइडेज सेकंड लॉ बोलता तुम, है ना। जो मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो बराबर होगा, है ना, विल बी इन द रेशियो ऑफ, वो उसी के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा, है ना। वेट का रेशियो और इक्विवेलेंट मास का रेशियो बराबर, ठीक है। अगर तुम क्या करो कि यहां पे ऐसे लिख सकते हो कि फॉर टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला गया तो दो से तुम ज्यादा भी ले सकते हो। हम वहां पे तीन लेकर के आ गए, कोई बात नहीं है। मान लो हम दो लेकर के आ गए कि फॉर टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो क्या होगा, W1 पहले वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोड पे जो केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है उसका वेट W1 मान लेते हैं, और दूसरे वाले में W2 मान लेते हैं। तो इसका जो रेशियो होगा वो उसी के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। तो क्या इसका मतलब क्या होता है, W1/W2, A रेशियो B, A/B, है ना। और ये A1/E2, यहां से क्या निकलेगा, W1/E1 इक्वल टू W2/E2। तो ये इक्वेशन है किसका, फ्राइडे सेकंड लॉ का, टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल जब भी पूछा जाएगा, मोस्ट ऑफ द केस में, सारे केस में तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए थे वहां पे तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेकर के आए थे, हमको आज भी याद है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेकर आगे बढ़ता है। तो W1:W2 इक्वल टू E1:E2। तो यहां से देखो W1/W2, E1/E2, E1 इधर आ जाएगा, W2 उधर चला जाएगा, तो W1/E1, W2/E2, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, या उससे बढ़िया तुम इसको लेके आगे बढ़ जाओ, है ना। दो ही को लेके आगे बढ़ो, बोर्ड लेवल पे दो ही पे काम होता, ठीक है। ठीक है, तो W1/E1 इक्वल टू W2/E2। तो बता फ्राइडे फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या था, W इक्वल टू ZQ, ये था फ्राइडे फर्स्ट लॉ। और W1/E1 इक्वल टू W2/E2 क्या है, फ्राइडे सेकंड लॉ है। तो ये फ्राइडेज लॉ वाला क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। इस तरीके से तुम चीजों को याद रखोगे, हम समझा दिए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आज हम तुमको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, हम तो कहते फ्राइडे से ऑनलाइन आएंगे, हम थर्सडे से ही आ गए ऑनलाइन। लेकिन हम इसलिए बस आए कि तुम हमको मैसेज करो कि सर हमको कौन कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत है, हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, है ना, एक्सप्लेन कर दो आकर के ऑनलाइन। वो क्वेश्चन इसका भी हो सकता, वो किसी भी मॉडल पेपर का हो सकता, वो क्वेश्चन बैंक का हो सकता, जहां का भी क्वेश्चन हो फोटो क्लिक करो हमको और हमें सेंड करो, हम उसी यूट्यूब पे आकर के ऑनलाइन समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना रहने देते हैं, हम ज्यादा ठीक है नहीं पढ़ाए, दो ही लॉ पढ़ाए, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, है ना। बहुत लंबा चौड़ा नहीं भी था, एकदम आसान भी था। लेकिन हम जो आज आए हैं ना, हमने कहा ना कि हम आने वाले थे, कब से हम क्लास में आज भी बोलेंगे, फ्राइडे से आएंगे हम, ठीक है। कई बच्चा आया था डॉट सेक्शन में पूछने के लिए, कुछ कुछ तुम बोले उसको कि फ्राइडे से हम आएंगे, हम तो क्लास में भी कहे थे। तो आज थर्सडे है, तो हम क्यों आए तुमको समझ में आ गया, बस तुम हमको बता दो कहाँ कहाँ तुमको दिक्कत है। तो हमको तो यकीन मानो, ये इस तरीके से ऑनलाइन आके पढ़ाना बहुत इरिटेशन लगता है, हमको सामने बच्चा चाहिए, ठीक है। हम पढ़ा पाते तभी जब हमको माहौल मिलता है। वैसे कोई स्टूडेंट हमको दिखेगा ना तो मजा आएगा पढ़ाने में, हमको ऐसे मजा नहीं आता यार, है ना। बच्चा जब सामने है नहीं, फेस एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट कुछ है नहीं, है ना, लग रहा है कि मशीन बन के मोबाइल को हम पढ़ा रहे हैं।
लोगों कोई बात नहीं है, तुम लोग के लिए हम इतना भी कर रहे हैं जो कि हमको बहुत इरिटेटिंग लगता है ऐसे काम करना, लेकिन तुम लोगों के लिए हम कर देंगे इतना। अब वो भी क्या है, बस बोर्ड के लिए करना, 10-15 दिन की बात है, तो हम तैयार हैं, ठीक है ना। आखिरी सांस तक हम तुम्हारा साथ देंगे, पूरी कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकता है। तो जितना हम कहें तुम उतना कर लो, फोटो क्लिक करके हमको व्हाट्सएप करो, जिस क्वेश्चन में तुमको दिक्कत है हम डिस्कस कर देंगे उसको ऑनलाइन आकर के। वो क्वेश्चन यहाँ का भी हो सकता है, वो क्वेश्चन कहीं का भी हो सकता है, लेकिन याद रहे बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड के लिए, ठीक है। चलो रहने दो आज के लिए इतना, मिलेंगे हम लोग कल वाली क्लास में, रहने दो आज के लिए इतना।